electric dipole and magnetic dipole, comparison of magnetic dipole with the electric dipole। और हम लोगों ने मैग्नेट के सारे रिजल्ट्स लिखे थे और पहुंचे थे डाया, पैरा और फेरो में। उससे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो उसके स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो अगर किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर उसके स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है तो दो तरह से एटम हुए, एक जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे और एक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे। एक्चुअली में जिन एलिमेंट्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, स्पिन अप स्पिन डाउन स्पिन अप स्पिन डाउन, उसमें पर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ऐसे आएगा, और जब पेयरिंग वाले का आएगा तो स्पिन अप स्पिन डाउन तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा। तो जो पेयर्ड एटम होते हैं उन पेयर्ड एटम को ऐसे दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग का पर इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसका एक एरो होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक अप एक डाउन दो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। सो ऐसे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, जैसे सोडियम, अगर हम एटम की मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन में जाएंगे तो जितने पेयर्ड हैं वो सब तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अकॉर्डिंगली जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है उनका मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव कर गया। इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव कर गया तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी सर्वाइव करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम की अगर हम बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें, एटलीस्ट पर एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहा है। तो अभी मान लेते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देखें तो कुछ ऐसे आया, और हम दूसरे एटम का देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ओरिएंटेशन तो इलेक्ट्रॉन की चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में है। मतलब एक सेंटर के अराउंड कितने सर्किल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रैक हम देखें तो वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रैक ऐसे है। देखिए शक्तिमान की ड्रेस पे बना रहता था ये, ठीक है, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो उसके ड्रेस पर ये बना रहता था। हर बार जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पूरा करता है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, अगर दूसरा ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो दो मैग्नेटिक मोमेंट, तीन, यानी जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है उतने ही मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल है। तो क्या आप गारंटी ले सकते हैं क्या कि एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होंगे, और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रेडियस ना फिक्स है, ओरिएंटेशन कोई वर्टिकल प्लेन में, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन में। तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में आएगा ये रैंडमाइज है, इसमें से कोई भी एक एरो हो सकता है। अगर ये वाला एरो है तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रैक ये हुआ, अगर ये वाला एरो है तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रैक ये हुआ, यानी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रैक के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो जो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उनका मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि पेयर्ड में स्पिन अप स्पिन डाउन, मैग्नेटिक मोमेंट अप मैग्नेटिक मोमेंट डाउन, तो ये तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो ही नहीं कर रहे। लेकिन जिन मटेरियल्स में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। लेकिन अगर हम पूरे मटेरियल की बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम में पर एटम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव किया, लेकिन एल्यूमिनियम तो मैग्नेट नहीं होता है, कॉपर मैग्नेट नहीं होता है। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करेगा, पर एटम एक टीनी मैग्नेट होगा क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव कर रहा है, लेकिन पूरे मटेरियल की बात करते हैं तो वो मैग्नेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम की बात की, एक एटम को चेक किए तो एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, उसकी ओरिएंटेशन जो है ऑर्बिटिंग की उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, दूसरे में गए तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ, तीसरे में गए तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ, चौथे में गए तो उस केस में ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। Sum of the magnetic moment for all atom in a material is equal to 0. This is not a magnet. Per atom is a tiny magnet, but collection of all atoms will not necessarily give the net magnetic moment.
अकॉर्डिंगली इसका बी नेट 0 आया। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सारे के सारे चीनी एटॉमिक मैग्नेट्स ओरिएंट हो जाए या इनका रिजल्टेंट बच जाए, तो उस केस में अभी इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी सर्वाइव करेगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड बी भी सर्वाइव करेगा। तो क्या ये क्लियर हो रहा है कि किसी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर उसके मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस होगा, एक चीज। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ही बता रहे थे, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में हम वापस आ रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल का कंपैरिजन किया इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसकी डायरेक्शन S2n थी। अभी हम लोग दोबारा देखेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। अब सभी मटेरियल इलेक्ट्रॉन से बने हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग या ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, तो उनकी ऑर्बिटिंग या स्पिनिंग एक करंट लूप बनाती है। करंट लूप से मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट से साउथ और नॉर्थ पोल आता है, और पर एटम में एक मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस्ड हो जाता है। तो जो पेयर्ड है उनका तो जीरो लेना है, जो अनपेयर्ड है उनका मैग्नेटिक मोमेंट लेना है। लेकिन अनपेयर्ड है तो रैंडमली ओरिएंट है इन द मैटेरियल, अकॉर्डिंगली सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव नहीं भी कर सकता है, सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव कर सकता है। अगर सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव करता है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव नहीं करता है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई अ मटेरियल इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड व्हाई एन एटम और मटेरियल इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। कंक्लूजन इज दैट अगर एटम में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हटा दीजिए, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट कलेक्ट कर लीजिए, यानी पर एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब उन एटमों के मैग्नेटिक मोमेंट का कलेक्शन निकालने जाइए। जब कलेक्शन निकालने जाएंगे तो दो केस आएगा, या तो वो रैंडमली ओरिएंट मिलेंगे या फिर वो रेगुलराइज्ड आपको मिलेंगे। अगर रैंडमली मिलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे होंगे। और अगर सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल रहा है यानी वो रेगुलर है किसी वजह से, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे होंगे। यानी एक्सप्लेन हुआ आयरन का एक टुकड़ा मैग्नेट है और आयरन का एक टुकड़ा मैग्नेट नहीं है। आयरन के जब आप एटॉमिक लेवल में जाएंगे, एक आयरन एटम को पकड़ेंगे तो एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आयरन का एक एटम मैग्नेट है। लेकिन उन एटमों का जब कलेक्शन निकालने जाएंगे फॉर होल मैटेरियल, तो वो अगर इस तरीके से होगा तो वो मटेरियल का जो टुकड़ा है, वो मटेरियल का टुकड़ा मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा। और अगर रैंडमली ओरिएंटाइज आएगा, ठीक है, तो वो मैग्नेट का बिहेवियर शो नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से किसी भी मटेरियल का अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो रहा है तो कन्फर्म है कि उसमें पर एटम एक मैग्नेट होगा और सारे एटम एक डेफिनिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट रखते होंगे। अब जो भी वजह हो, हम लैब में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कैसे, ये एक मैग्नेट है और अगर ये भी एक मैग्नेट है, एटम एटॉमिक मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। अगर हम इसको मैग्नेटिक बिहेवियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, याद कीजिए इसके ऊपर टाक लगेगा, ये इसको रोटेट करा के अपने लाइन पर अलाइन कर लेगा, इसको रोटेट करा के अपने लाइन पर अलाइन कर लेगा, इसको रोटेट करा के अपने लाइन पर अलाइन कर लेगा। यानी जब कोई मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके चीनी एटॉमिक मैग्नेट के ऊपर एक टार्क जनरेट होता है और उस टार्क के जनरेट होने पर वो रोटेट होके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। और अलाइन होने के बाद अब उसकी स्टेट ऐसी हो जाएगी, और अगर स्टेट ऐसी हो गई तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देगा। इसका मतलब है कि अच्छा एक एग्जांपल याद कीजिए जब एक पिन को एक मैग्नेट के ऊपर हम रख देते हैं थोड़ी देर, और अब उस पिन को दूसरे पिनों के पास ले जाते हैं, तो क्या वो पिन एक मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता है? आंसर है यस। वो इसीलिए शो करता है कि उस पिन में जो पर एटम में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा था वो था, लेकिन सारे मटेरियल्स के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट का सम जीरो था क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटाइज थे। लेकिन जब उस मटेरियल ने यानी पिन ने
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फेस किया तो उसके जो टीनी एटॉमिक मैग्नेट थे, क्या है टीनी एटॉमिक मैग्नेट, एटॉमिक लेवल पे जाने पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट एक एरो बना के एक्सप्रेस कर लेते हैं। इस तरीके से एक एटम आपको ऐसे दिखाई देता है, इसको टीनी एटॉमिक मैग्नेट कहते हैं। अब इन्हीं का प्लेसमेंट या तो रैंडमली होगा या रेगुलर होगा। अगर रैंडमली है तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आएगा, अगर रेगुलरली है तो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। तो एक पिन का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसमेंट अगर कर दें और अब वहां से हटा लें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पिन के तीनी एटॉमिक मैग्नेट को ओरिएंट कर लेता है इन अ डायरेक्शन, अकॉर्डिंगली नेट मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव करता है और वो मैटेरियल मैग्नेट बन जाता है। इसका मतलब है कि जितने भी मैटेरियल मैग्नेट होते हैं उन सभी में स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होती है। अकॉर्डिंगली नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालते हैं तो सब इन अ रेगुलर डायरेक्शन आते हैं और आपको एक नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के जो टिनी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं यानी कि स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन उसको आप एक डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब आइए कि इस मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करें फॉर एन एटम फॉर अ मटेरियल। अच्छा, ये चीज मैंने बताया था तीन तरह की थी, डाया, पैरा और फेरो। डाया में एटम इस तरीके से होता है, डाया मतलब डाया मीन्स टू, यानी पैरेलल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी पैरेलल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट अप मैग्नेटिक मोमेंट डाउन आएगा, स्पिन अप स्पिन डाउन, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है अपोजिट बिहेवियर के हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा, ये डाया है। जो पैरा या फेरो होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यही पैरा है यही फेरो है। अब पैरा और फेरो में क्या अंतर है? क्योंकि पैरा और फेरो में ये कॉमन है कि जब एटॉमिक लेवल तक जाएंगे तो एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही, उस एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। अब अगर पैरा है तो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव किया, दूसरे का सर्वाइव किया, तीसरे का सर्वाइव किया, चौथे का सर्वाइव किया, ऐसे पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे पूरे वॉल्यूम में चेक करेंगे तो जगह जगह सब इस तरीके से रैंडमाइज मिलेंगे। तो अगर पैरा है तो एक एटम हम चेक कर रहे हैं जिसकी ओरिएंटेशन ऐसी है तो पूरे वॉल्यूम में इसके जैसा कहीं और भी मिल सकता है, ये पैरा है। लेकिन अगर फेरो होगा तो इसके जैसे जितने होंगे उसकी ग्रुपिंग करके एक डोमेन बना लेगा। मतलब पैरा और फेरो में अंतर यह है कि फेरो में डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स का मतलब एक तरह के जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो एक जगह होते हैं। जैसे ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम में एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। दिस इज पैरा और फेरो। अगर पैरा है तो पैरा में टीनी एटॉमिक मैग्नेट्स है तो रैंडमली ओरिएंटाइज, नो डाउट अगर गॉड गिफ्टेड है तो ये रैंडमली ओरिएंट होंगे लाइक दिस। तो इस जैसा अगर हम देखें तो पूरे वॉल्यूम में स्कैटर्ड मिलेगा, मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है कहीं, सब रैंडमली ओरिएंटाइज है। ये हो गया पैरा। ठीक है, जब फेरो देखते हैं तो फेरो में हम देखते हैं डोमेन बनाए हुए हैं, एक तरह के जितने हैं वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और दूसरे तरह वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं, यानी यहाँ ग्रुप ऑफ एटॉमिक मैग्नेट सर्वाइव करते हैं इन अ डोमेन। तो पर डोमेन एक बहुत तगड़ा मैग्नेट हुआ, क्यों? क्योंकि एक तरह के ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक मैग्नेट को ये कनेक्ट कर रहा है। ये बहुत तगड़ा जो है मैग्नेटिक मोमेंट हुआ इसका, ये मैग्नेट है ये मैग्नेट है। इसी तरह इसको चेक करेंगे तो इसका एटॉमिक आएगा मैग्नेट लाइक दिस, एक ओरिएंटेशन वाले, ये मैग्नेट है। इसको चेक करेंगे तो ये आएगा, ये मैग्नेट है। लेकिन पूरा मटेरियल मैग्नेट होगा या नहीं होगा ये तो इस पर डिपेंड करेगा ना, कि ये अगर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि इनका सबका वेक्टर के हिसाब से, इसका आ रहा है दिस, 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 अब इतने में से इतना जाएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, और इतने में से इतना जाएगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बचेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया ये, यानी कि इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ये आया तो S2N होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, वो साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जनरली होता क्या है
अगर हम समरी ले लें तो जनरली होता ये है कि किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस होता है, या कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो उसके स्पिनिंग और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो क्वेश्चन उठता है कि सभी मटेरियल्स में तो स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, तो मटेरियल को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसका तो मैग्नेटिक मूवमेंट गया, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो पर एटम एक मैग्नेट होगा, लेकिन वो एटम रेगुलरली प्लेस्ड है या रैंडमाइज प्लेस्ड है, अकॉर्डिंगली नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट सर्वाइव करता है, फॉर मटेरियल जैसे इसका सर्वाइव करेगा, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अगर नहीं सर्वाइव करता है तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। अब हम कह रहे हैं कि मटेरियल तीन तरह के होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले थे, जिनका एटॉमिक मैग्नेट कैंसिल हो जा रहा था, वो डाया में आ गए, और एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एटम में सर्वाइव कर रहा है तो उसका एटम मैग्नेट है, और ये एटम पैरा और फेरो है। पैरा और फेरो में अंतर ये है कि जब मटेरियल के अंदर जाते हैं तो जो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट का एरो है, वो एरो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक ही ओरिएंटेशन के कई एटॉमिक डाइपोल्स पूरे वॉल्यूम में स्कैटर्ड मिलते हैं, तो इनको पैरा कहते हैं। लेकिन अगर ये ग्रुप बना लेते हैं तो पर ग्रुप डोमेन कहलाते हैं। एक डोमेन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और एक डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफी हाई होता है, तो इसको फेरो कहते हैं। पैरा और फेरो में पैरा एक वीक मैग्नेट होता है और फेरो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इसीलिए जितने भी मैग्नेट होते हैं वो निकिल, कोबाल्ट, आयरन और आयरन ऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है सेम ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक मैग्नेट्स एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब पूरा मटेरियल मैग्नेट होगा या नहीं होगा? अगर ये रैंडमाइज निकले, एक डोमेन दूसरे डोमेन से कैंसिल हो जा रहा है, दूसरा डोमेन तीसरे डोमेन से कैंसिल, सब डोमेन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि एक डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन कुछ और आएगा, दूसरे डोमेन का कुछ और आएगा, तीसरे का कुछ और आएगा, चौथे का कुछ और आएगा। तो अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट काउंटर बैलेंस हो जा रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। यानी कोई गारंटी नहीं है कि आयरन का टुकड़ा है पर एटम मैग्नेट है, एटम का बंच डोमेन मैग्नेट है और पूरा मटेरियल मैग्नेट हो ना। डोमेन अगर कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे के नेट मैग्नेटिक मोमेंट को, तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि सभी डोमेन्स किसी वजह से एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में अपने इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिटिंग या स्पिनिंग मेंटेन कर लें, तो उन सभी डोमेनों में जो टीनी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, जैसे एक डोमेन में चेक किए तो इस तरह से मिला, अगर किसी वजह से दूसरे डोमेन में भी स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है वो इसी डायरेक्शन में मिला, तीसरे डोमेन में भी इसी डायरेक्शन में मिला, चौथे, यानी सारे डोमेनों में जो टीनी एटॉमिक मैग्नेट है वो सेम ओरिएंटेशन में हो गया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। लैब में हम यही करते हैं, स्पिनिंग एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन को मॉडिफाई करके एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा करते ही ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर डोमेन तो था ही, अभी सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑल मटेरियल भी सर्वाइव करने लगेगा। और हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी आती है, उस बी की वैल्यू भी काफी ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से हम किसी मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब आइए, इस मैग्नेटिक मोमेंट को एटॉमिक लेवल पर कैलकुलेट कराया था थ्योरम ने कॉल्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वही एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने डिस्कस किया डाया, पैरा और फेरो। तो एट अ ग्लांस की बात करें तो बस इतना ही जानना है आपको कि मटेरियल में जो स्पिनिंग या ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, they are responsible for the magnetic behavior. अगर sum of the magnetic moment for all atom सर्वाइव करता है तो मैटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और अगर सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑल एटम नहीं सर्वाइव करता है तो मैटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। डाया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, पैरा और फेरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। पैरा और फेरो में पैरा वीक मैग्नेट होता है, फेरो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। फेरो में एटॉमिक डाइपोल्स की ग्रुपिंग हो जाती है, पर ग्रुप को डोमेन कहते हैं और डोमेन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है।
सारे डोमेनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट अगर सर्वाइव कर गया तो ये मैग्नेट है, और अगर कैंसिल हो गया तो ये मैग्नेट नहीं है। आपको ये थ्योरी याद रखनी पड़ेगी, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आ जाइए एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसी पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर खत्म किया था, नेक्स्ट या प्रीवियस लेक्चर में। एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? इनका कहना है कि न्यूक्लियस के अराउंड जब आप एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिट करता हुआ दिखेगा। जरूरी नहीं कि ऐसे किसी भी ओरिएंटेशन में ये ऑर्बिट कर सकता है, और हर बार जो ऑर्बिटिंग ट्रैक डिसाइड होगा उसके परपेंडिकुलर लाइन पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अगर मैं कहता इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऑर्बिट कर रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो पर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से एक करंट लूप जनरेट होगा। अब सोचिए अगर इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है तो जो भी मटेरियल है तो 25 करंट लूप्स डिजाइन होंगे, और हर करंट लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो सोचिए कि ये तो पूरा फ्लावर बन जाएगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह से डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले बनाएंगे तो इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको ढेर सारे एरो मिलेंगे। अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव कर रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, और कैंसिल हो जा रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर 0 हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गई एक करंट। अब आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में एंड रूल। एंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करें, अच्छा एंड रूल तो आप वैसे भी डायरेक्ट जानते थे, इसको नॉर्थ या साउथ आप लिख सकते हैं। देखिए नॉर्थ या साउथ कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम एन लिखें स्टाइल में, ये देखिए ये तो आपको पता है एन का ये एरो ना करंट से मैच कर रहा है। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ वो S2N होता है, नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है, S2N ये मैग्नेटिक मोमेंट आया। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। उसी तरीके से ये इसमें अगर आप देखें एस लिखें एस, तो देखिए एस में जो एरो बना रहा है वो करंट के एरो से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो एंड रूल के अकॉर्डिंगली ये साउथ बना, ऊपर साउथ है नीचे वाला नॉर्थ बनेगा। साउथ टू नॉर्थ विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग आपको दिख गई ये, और आपने स्पिनिंग से करंट देखी, उस करंट से मैग्नेटिक मोमेंट देखा, तो आ जाएगा ये। अब ये एरो डिपेंड करेगा S2N पर। आपने तीसरे इलेक्ट्रॉन को देखा इस तरीके से दिखा, तो ये चौथे इलेक्ट्रॉन को देखा ऑर्बिट करते हुए ऐसे दिखा, तो ये इसी तरीके से एक एटम का ढेर सारा M मिलेगा। अगर रिजल्टेंट M सर्वाइव कर रहा है तो ये मैग्नेट बिहेवियर शो करेगा, और अगर नहीं सर्वाइव कर रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली सभी मटेरियल्स में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। कुछ का एकदम कैंसिल हो जाता है, कुछ का रेजिडुअल बचा रहता है, और कुछ का क्या होता है कि सारे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का निकाला और एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए किसी वजह से। वजह है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वजह है टार्क, वजह है फोर्स। उनके ऊपर फोर्स या टार्क लगा और वो ओरिएंट हो गए। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक क्लास भरा हुआ है, पूरा बच्चे बैठे हैं, टीचर नहीं है, तो पर बच्चे का ओरिएंटेशन देखेंगे तो कोई बोर्ड को फेस कर रहा है, कोई बगल में देख रहा है, कोई ऊपर छत पर देख रहा है, कोई नीचे जमीन पर देख रहा है। दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन जैसे ही टीचर आता है, ऑल ऑफ देम स्टार्ट्स टू सी द टीचर, ऑल दे आर ओरिएंटेड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ओरिएंटेड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो एक मटेरियल के अंदर सारे ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉनों का एक मैग्नेटिक मोमेंट है। वो मैग्नेटिक मोमेंट अगर रैंडमली है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं आएगा। और अगर वो रेगुलराइज आ जा रहा है, सब एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज है, एक चांस है सिर्फ, तो उस केस में मैग्नेटिक बिहेवियर सर्वाइव करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा तो हम जब समेशन करेंगे तो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है का मैग्नेटिक मोमेंट कट कर देंगे, और जो अनपेयर्ड लास्ट बचेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल जाएगा। तो ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन था, क्लॉकवाइज था, करंट एंटी क्लॉकवाइज थी, और ये N ऊपर N बना था और नीचे S बना था। S2N वाज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमने एंड रूल से लिखा। अब आइए एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का पहला स्टेटमेंट है, कई सारे स्टेटमेंट हैं, पहला स्टेटमेंट है
कि ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जनरेट्स अ करंट लूप। तो करंट लूप तो कितना, अब ये जिस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हैं वो किसी ऑर्बिट में ही तो होगा, अगर ऑर्बिट में होगा तो ऑर्बिट की एक रेडियस होगी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की एक वेलोसिटी होगी। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे और देखेंगे बोर मॉडल से हम किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफरिंग अ मैग्नेटिक मोमेंट m, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हो जाएगा NIA, याद कीजिए नंबर ऑफ टर्न करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एन हटा लीजिए, सिंगल लूप, एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं क्योंकि हर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़ेगा। तो ये NIA में n हो गया 1, I होगा चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज द वन इलेक्ट्रॉन और टाइम से द ऑर्बिटिंग टाइम, एक लूप बनाने का टाइम t है, तो ये हो जाएगा। और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है सिंगल ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट NIA से निकाला जाएगा। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन मेक्स अ करंट लूप जनरेट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट एंड सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव, तो मैग्नेट, सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट सर्वाइविंग, तो नॉन मैग्नेट। तो यहां हमारे पास हो जाएगा ई पाई टी और ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और टी टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस एक सरकमफ्रेंस लेगा एक रोटेशन में, तो 2 पाई आर और वेलोसिटी इज द वी। ये वही है जो सैटेलाइट का क्लास 11th में निकालते थे, बिल्कुल वैसा ही है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जगह यहाँ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ई एक ऑर्बिट का टाइम हो जाएगा 2 पाई आर बाई, तो ऊपर हो जाएगा वी, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर से एक पावर गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज कमिंग एज ईवीआर अपॉन 2। जब एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से और रेडियस के ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है EVR/2। इस पर न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम देखें, चेंज करें, तो आप ऐसे समझिए, चेंज का मतलब ठीक है रफली पता चल गया कि पर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, लेकिन इसकी कई फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिन ऑर्बिट में उनकी एनर्जी कंजर्व हो और कोई लॉस इन एनर्जी ना हो, और ये तब होता है जब उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। बोर सेकंड पास्चुलेट, अगर उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई में यहां से आप VR निकाल लीजिए, VR ये हो जाएगा n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस क्वांटम नंबर का ये इलेक्ट्रॉन होगा, पता नहीं फर्स्ट ऑर्बिट का है कि सेकंड ऑर्बिट का है कि थर्ड ऑर्बिट का है, कि जिस ऑर्बिट का होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा NH अपॉन M इंटू 2 पाई V इंटू आर। इस V इंटू आर को वापस आकर यहाँ रख दीजिए क्योंकि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ये आ गया, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तब कर पाएगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो अकॉर्डिंगली VR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये उठाकर यहाँ रख दीजिए, रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M इज इक्वल टू E/2 और VR की जगह हो जाएगा NH अपॉन M इंटू 2 पाई। इस पूरे में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाकी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वो एक साथ लिख लीजिए, n थोड़ा बाहर लिख लीजिए, कैसा दिखेगा मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बाकी कांस्टेंट है, एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा H अपॉन EH अपॉन 4 पाई M E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, तो EH अपॉन 4 पाई M, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है बोर मैग्नेटॉन? लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो सकता है इज ड्यू टू द वन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, और इस लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, सिंगल ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज द n mu b इज द बोर मैग्नेटॉन एंड कांस्टेंट बोर मैग्नेटॉन। पूछता है व्हाट इज द बोर मैग्नेटॉन?
जो सबसे लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 1 बोर में आएगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन कितना है, 1 ही तो है। तो एम की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी 1 म्यू बी, और ज्यादा नहीं होगी। सेकंड ऑर्बिट का है तो 2 म्यू बी, थर्ड ऑर्बिट का है 3 म्यू बी। मतलब क्या प्रूव कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वांटाइज्ड। मैग्नेटिक मोमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, एक मिनिमम वैल्यू है दैट इज म्यू बी, और उसका आपको इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। इसका मतलब है हमने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड आर क्वांटाइज्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की एक मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में आएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट की मिनिमम वैल्यू है 1 म्यू, और बाकी जितनी भी आएगी वो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट की वजह से आपको मिलेगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का तो वो इंटीग्रल भी आएगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू वन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज n म्यू बी, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और म्यू बी इज द बोर मैग्नेटॉन। यूनिट होती है NIA से, देख लीजिए n का तो यूनिट होगा नहीं, I फॉर करंट एम्पियर, A फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है हमने प्रूव किया मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज्ड, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज क्वांटाइज्ड। इस यूनिवर्स में सभी चीजें क्वांटाइज्ड हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। क्लास 11th में जो मास पढ़ा था उस मास का क्वांटाइजेशन हम लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज द मिनिमम मास, और उसी का इंटीग्रल मल्टीपल आगे सर्वाइव करेगा। बस मास का क्वांटाइजेशन नहीं पता है साइंटिस्टों को या हम लोगों को। अदरवाइज इससे पहले जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे तो वहां चार्ज का क्वांटाइजेशन आपको मिला था। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू होती है और उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही आपको मिलता है। याद कीजिए Q इज इक्वल टू NE, उसके आगे प्लस या माइनस लगा था। प्लस या माइनस इसलिए लगा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस होते हैं या डिफिशियंट होते हैं, अकॉर्डिंगली एक चार्ज असाइन होता है। उस चार्ज के असाइन होते ही उनके बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ चार्ज क्वांटाइज, वहां चार्ज क्वांटाइज था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्वांटाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं निकाला हमने, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्वांटाइज होगा। तो दो फार्मूला आपके पास हो गया। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो म्यू बी की आपको वैल्यू दी गई होगी, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में देता नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू पता ही है, एच की वैल्यू पता ही है, 4πm आ जाएगा। बट ठीक है, जहां न्यूमेरिकल मिलेगा वहां आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो दो फॉर्मेट हो गया, यानी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का आपके पास एक फार्मूला तो हो गया NIA, नंबर ऑफ लूप को, एक सिंगल लूप में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट किया तो N1 कर देना NIA। फिर M आया EVR/2, लास्ट ईयर 2019 में यही आया था कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है विद द वेलोसिटी v इन अ रेडियस r, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लिख के बताइए, और डेटा दिया था उससे आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी थी M। और M मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज्ड, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मल्टीप्लाइड इन बोर मैग्नेटॉन। तीसरी फॉर्मेट आइए, एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट केमिस्ट्री में आप एजीमुथल क्वांटम नंबर L से निकालते हैं। तो अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है तो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टर्म में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? क्यों? क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो गया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो गया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टर्म में आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखना होगा। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचिए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखते हैं? MVR, यहां से फिर VR निकालिए, जैसे यहां VR निकाले थे, यहां निकाले थे MVR/NH/2π से VR निकाले, रख दिए, तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्वांटाइज्ड। फिर आप L/MVR से VR निकालिए, तो VR आ जाएगा L/M। इस VR को उठा करके ये जो बेसिक वाला था इसमें रख दीजिए, अभी आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एज द E/2, और VR की जगह हो जाएगा L/M। ठीक से लिखे हैं तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2m
इंटू एल। अगर एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल दिया है तो उसका ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक मोमेंट आप इस फार्मूला से निकालेंगे। हालांकि ये आता नहीं है अब, लेकिन लिखने के लिए आता है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर मोमेंटम जो है एल, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है। ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से डेवलप्ड मैग्नेटिक मोमेंट को बता रहा है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने जाएंगे तो एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आपको मिला, ये मिला E/2m और ये हो जाएगा वेक्टर एल। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया और ये वेक्टर फॉर्मेट हो गया। यानी कंक्लूजन इज दैट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जनरेट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। आ जाइए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ही नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ओरिएंटेशन पे स्पिन भी कर रहे हैं। तो अगर स्पिन कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जगह स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का दो स्पिन मोमेंटम एक साथ होता है, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, इसीलिए दो लग जाएगा। बाकी E/2m वही रह जाएगा और ml की जगह ms हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहे हैं तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी तो हुआ। तो हम लोगों ने एक निकाला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आया E/2m वेक्टर एल। उसी तरीके से हम कहेंगे कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा विल बी द वेक्टर ms, और ये हो जाएगा E/2m। 2 इसलिए लगा है क्योंकि स्पिन अप स्पिन डाउन हमेशा स्पिन जो होती है वो पेयर्ड होती है, तो 2 लगा है और ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटा। ये यानी कि ऑर्बिटिंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के पास दो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक को स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं ये है, और एक को ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं वो ये है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट एज द वेक्टर ms प्लस वेक्टर ml, यानी वेक्टर के रूल से ऐड होगा। अगर दोनों एक ही लाइन पर हैं तो ऐड हो जाएंगे, दोनों अपोजिटली हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सम ओरिएंटेशन पर हैं तो वही वेक्टर का रूल लग जाएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये देखा गया कि 80% मैग्नेटिक बिहेवियर स्पिन की वजह से होता है, 20% मैग्नेटिक बिहेवियर ऑर्बिटल की वजह से होता है। तो क्योंकि स्पिनिंग बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्बिटिंग, तो ऑर्बिटिंग वाले को छोड़ दिया गया। इसका मतलब है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। तो कंक्लूजन मिल गया आपको, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर उसके स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो अगर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है तो वहां मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस होगा। एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉनों का निकाल लीजिए, सारे एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉनों का निकाल लीजिए, पूरे मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर पूरे मटेरियल में सभी एटम्स में सभी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव कर गया तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा, अदरवाइज वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिज्म को खत्म किया। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका रीजन ये है कि अर्थ कॉन्टिन्यूअस स्पिन कर रही है और अर्थ के सेंट्रल कोर में हाई टेम्परेचर मॉल्टेन आयनाइज्ड लिक्विड है। तो जब अर्थ स्पिन करेगी तो उसके अंदर का कंटेंट भी स्पिन करेगा, और कंटेंट मॉल्टेन और आयनाइज्ड है तो करंट लूप बन जाएगा। करंट लूप से